नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनका अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हिस्ट्री विद विजय सर चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान के इतिहास में काफ़ी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिसमें एक ऐसी सभ्यता है जो पूरे विश्व प्रसिद्ध है, जिसने राजस्थान का नेतृत्व किया है। राजस्थान में बड़ी प्रसिद्ध सभ्यता स्थल, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में प्रमुख नेतृत्व किया है। हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा जो सभ्यता है पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो विश्व के अन्य सभ्यताओं से नहीं मिलती या अद्वितीय है। उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बड़ा ही रोचक और बड़ा ही शानदार टॉपिक। हर कंपटीशन में, चाहे हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ बड़ा उपयोगी टॉपिक रहने वाला है ये। तो देखते हैं राजस्थान के इतिहास में कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से हमें मिली है, इसकी विशेषता क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं कालीबंगा की सभ्यता। कालीबंगा जो सभ्यता है यह सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसका विस्तृत भाग है, और सिंधु घाटी सभ्यता का यह राजस्थान में नेतृत्व करती है या प्रतिनिधित्व करती है कालीबंगा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी शुरुआत 1921 में खोज के साथ हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद काफ़ी ऐसे स्थान मिले थे पूरे भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता का पहले नामकरण किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद उसका नाम किया गया था हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी या सिंधु नदी के बाहर भी हजारों स्थान हमें मिले हैं। तो उन्हीं स्थानों में से एक है सरस्वती नदी के किनारे या घग्गर हकरा नदी के किनारे प्रसिद्ध स्थान कालीबंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कालीबंगा शब्द। कालीबंगा शब्द का अर्थ, कालीबंगा जो शब्द है इसका अर्थ। कालीबंगा जो शब्द है यह मूलतः जैसे बंगा शब्द है, तो पंजाबी भाषा में बंगा को कहते हैं चूड़ियाँ, अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ काफ़ी मात्रा में हमें मिलती हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम कालीबंगा सभ्यता रखा गया। हजारों प्रकार की चूड़ियाँ वहाँ मिलती है, और यहाँ हमारे बिल्कुल पास में ही सभ्यता है, लगभग 40 किलोमीटर दूर कई बार जाने का मौका मिला है। इस वीडियो के बाद में एक स्पेशल वीडियो आपके लिए तैयार किया जाएगा। जो जो वस्तुएं वहाँ से मिली है हमें कालीबंगा से, उनकी एक क्लिप तैयार की जाएगी बड़ी शानदार। हर एक वस्तु, हर एक जो चीज़ वहाँ से प्रदर्शन के लिए रखी गई है, एक संग्रहालय है उसमें रखी गई है हर एक चीज़ प्रदर्शन के लिए। तो वो चीज़ आपको एक स्लाइड के माध्यम से, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हर एक वस्तु आपको दिखाई जाएगी। तो ये जो शब्द है कालीबंगा, इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ मिली है। अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ हैं, सेलखड़ी की भी है, और अन्य जो पत्थर है उनकी भी यहाँ से हमें मिली है। हाथी दांत की चूड़ियाँ भी यहाँ से मिली है। अब देखते हैं इसकी खोज। सबसे पहले देखते हैं खोज। इसकी जो खोज है वो की थी 1952-53 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद अमलानंद घोष ने। खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने खोज की थी। जब इन्होंने इस सभ्यता की खोज की थी तो सोंथी नामक एक स्थान है, उसके आसपास इन्होंने काफ़ी सभ्यताओं की या काफ़ी ऐसे स्थानों की खोज भी इन्होंने की थी। तो इस सभ्यता को इन्होंने सोंथी संस्कृति नाम दिया था। अमलानंद घोष ने 1952-53 में सरस्वती नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज की थी। और यहाँ जो नदी बहती है वर्तमान में उसे कहते हैं घग्गर नदी। और यह जो सभ्यता स्थल है घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। किनारा भी पूछ सकते हैं कंपटीशन में, बाएं किनारे पर स्थित है।
इसका जो उत्खनन हुआ था इसका 1961 में इसका उत्खनन शुरू हुआ था। 1961 में उत्खनन शुरू हुआ। उत्खनन करता थे, एक तो थे बीबी लाल, एक थे बीके थापर। इन दोनों ने 1961 से 1969 तक इसका उत्खनन किया। वर्तमान में भी इसका उत्खनन चल रहा है। एक नागपुर की या दिल्ली की टीम वहाँ उत्खनन कर रही है, तो वहाँ भी काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं उनको। तो इसका जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 1961 में शुरू हुआ था। खोज की थी अमलानंद घोष ने। यह जो सभ्यता है यह भारत में प्राक विकसित या प्राक सिंधु घाटी सभ्यता का नेतृत्व भी करती है। तो प्राक जो सभ्यता हमारे पास है, भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राक, विकसित और प्रवर्ती। सिंधु सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो कालीबंगा सभ्यता है तीनों कालों का नेतृत्व करती है। काफ़ी प्राचीन सभ्यता है। भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको 3 भागों में 3 कालों में बांटा गया है, प्राक सिंधु, विकसित सिंधु और प्रवर्ती सिंधु। तो कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है तीनों स्थानों का नेतृत्व करता है। इनका जो समय रहता है, प्राक सभ्यता 3200 से 2600 ईसा पूर्व, विकसित का समय है 2500 से 1800 ईसा पूर्व और प्रवर्ती का समय रहता है 1700 से 1300 ईसा पूर्व। यहाँ जो कालीबंगा सभ्यता स्थल हमें मिला है, इसका जो प्राक सभ्यता स्थल का समय है, प्राक सभ्यता, इसका समय हमें मिलता है 2920 ईसा पूर्व से लेकर 2550 ईसा पूर्व तक। ये समय हमें कालीबंगा का प्राक सभ्यता का मिलता है, या प्राचीन जो सभ्यता है जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में बांटते हैं। जिसका जो पहला चरण है उसमें कालीबंगा का जो समय रहता है वो रहता है 2920 से 2550 ईसा पूर्व। यहाँ से हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली है जो संसार में और कहीं नहीं मिलती है, किसी भी सभ्यता में नहीं मिलती। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, तो इन सभ्यताओं से भी हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। कालीबंगा से जो हमें प्राक सभ्यता की जो अवशेष मिले हैं उसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मिली है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राक सभ्यता से कौन कौन सी चीज़ें जो हमें मिली है जो कालीबंगा में स्थित है। तो एक बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन सा स्थान है जहाँ से भूकंप के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो भूकंप के साक्ष्य हमें मिलते हैं कालीबंगा से। एकमात्र स्थान है, अन्य या जो भी सभ्यता है उनका एकमात्र स्थान है जहाँ से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जुते हुए खेत के साक्ष्य ये भी यहाँ से हमें मिलते हैं प्राक सभ्यता से। दुर्ग भी मिले हैं। इन दुर्गों को 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी दुर्ग। ये भी विकसित या प्राक कालीबंगा से संबंधित है। पश्चिम जो दुर्ग था इसे नाम दिया गया था कालीबंगा प्रथम। कालीबंगा द्वितीय दिया गया था। पूर्वी दुर्ग को नाम दिया गया था कालीबंगा प्रथम, ये नाम दिया गया था। इसके अलावा यहां से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं। सिंधु लिपि भी यहां से हमें मिलती है। सिंधु लिपि भी हमें यहाँ से मिलती है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये हमें मिलती है कालीबंगा प्राक से या प्राचीन कालीबंगा से। और यहाँ जो ईंटों का प्रयोग किया गया था, ये जो दुर्ग बनाए गए थे पश्चिम और पूर्वी दुर्ग, इनमें जो ईंटों का प्रयोग किया था उनका अनुपात था 3:2:1। ये
लगभग 1 फीट की ईंट होती थी, 1 फीट बड़ी ईंट होती थी, 6 इंच चौड़ी होती थी। इसको यूं कह सकते हैं 12 इंच, 6 इंच और 3 इंच, ये इसका अनुपात था। काफ़ी बड़ी बड़ी ईंटें वहाँ से वर्तमान में मिलती है। तो ये प्राक हड़प्पा से संबंधित या प्राक कालीबंगा से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। अब जब इसका उत्खनन हुआ तो यहाँ से हमें और बहुत सी चीज़ें मिलती है, काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती है जिनकी हम बात करें। जैसे दुर्ग है, तो जो विशिष्ट व्यक्ति होते थे, विशिष्ट व्यक्ति, इनके दुर्ग पश्चिमी क्षेत्रों से हमें मिलते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों की दुर्ग पश्चिमी क्षेत्रों से मिलते हैं। बड़े शानदार दुर्ग, हालांकि कच्चे ईंटों के निर्मित दुर्ग थे, कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया था। विशिष्ट व्यक्तियों के लिए पश्चिमी और सामान्य व्यक्तियों के लिए पूर्वी भाग में दुर्ग हमें मिलते हैं। सामान्य व्यक्तियों के लिए पूर्वी भाग में दुर्ग मिलते हैं, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए पश्चिम भाग में दुर्ग मिलते हैं। दोनों जो दुर्ग है अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए मिलते हैं, अलग अलग चार दीवारियों से घिरे हुए मिलते हैं। यहाँ जो दुर्ग है, मकान है, जो भी हमें यहाँ रहने के या निवास स्थान मिले हैं, उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा यहाँ से हमें जो स्नानागार मिले हैं या शौचालय मिले हैं, घरों की नालियाँ मिली है, घरों की नालियाँ मिली है। ये जो घरों की नालियाँ हैं, शौचालय है या फिर मुख्य जो नालियाँ मिली है, मुख्य नालियाँ, इनका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। इनका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। और विश्व में एकमात्र स्थान है ये कालीबंगा, विश्व में एकमात्र स्थान जहां से हमें लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य ये भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। बड़ा ही विशेष स्थान है, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते हैं। यहाँ जो पश्चिमी टीला है, एक पूर्वी टीला है, एक पश्चिमी टीला है। पश्चिमी टीले के पश्चिम में ध्यान देना थोड़ा, पश्चिमी टीले के पश्चिमी जो टीला है, इसके पश्चिम दक्षिण में, इसके दक्षिण में जो स्थान था, वहां पर हमें 7 अग्निकुंड मिले हैं, 7 अग्निकुंड मिले हैं। और संभवतः ये धार्मिक अग्निकुंड रहे होंगे, संभवतः ये धार्मिक अग्निकुंड रहे होंगे। इनमें विभिन्न प्रकार के हमें अवशेष मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती हैं। और पश्चिमी टीले पर एक हमें कुआं मिलता है, पश्चिमी टीले पर एक कुआं मिलता है जो पक्की ईंटों से बनाया गया है। इस कुएं में हमें पशुओं की अधजली हड्डियां भी मिलती है। पश्चिमी टीले के कुएं में हमें पशुओं की अधजली हड्डियां भी मिलती है, पशुओं की हड्डियां भी मिलती है। संभवतः यहाँ पशु बलि भी दी जाती थी, पशु बलि भी दी जाती थी। ये इसकी बड़ी शानदार विशेषता। यहाँ के लोग मांसाहारी थे, मांसाहारी थे। इसका मतलब ये जो कुआं है, इसमें हमें पशुओं की काफ़ी हड्डियां मिली है, मांसाहारी लोग थे। और यहाँ पे हमें एक खेत से, ये जो प्राचीन हम जिसकी बात करें, जुते हुए खेत, एक ऐसा विशेष खेत मिला है जिसमें हमें इस प्रकार की आड़ी और टेढ़ी इस प्रकार की रेखाएं हमें मिलती है, ये रेखाएं। अब ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को कहा जाता है सीता। इन रेखाओं को सीता कहा जाता है। क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि सीता क्या होता है। अगर हम यहाँ देखें कि जो
सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ अगर सीता की बात करें तो सीता होता है हल से बनने वाली रेखा, या हल से जो रेखा बनती है उसे कहते हैं सीता। और यही क्वेश्चन अगर मौर्य काल में पूछा जाए कि सीता क्या है, तो जो साम्राज्य या सम्राट की जो भूमि होती थी या सरकार की जो भूमि होती थी, सरकारी भूमि होती थी, उस पर जो कर लगता था उसे कहते थे सीता। कर लेने वाले अध्यक्ष को कहा जाता था सीता अध्यक्ष। और यहाँ जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में सीता का अध्ययन कर रहे हैं तो सीता होती है हल से बनने वाली रेखा, या हल कुंड को सीता कहा जाता है। इस प्रकार की हमें रेखाएं मिली है। और ये भी प्राक कालीबंगा, जो प्राचीन कालीबंगा है, जिसमें हम देख रहे हैं 2900 से 2550 इसका जो समय रहता है वो ये है। और जो विकसित सभ्यता है कालीबंगा की, जो विकसित सभ्यता है उसका समय रहता है 2350 से 1750, जो हमें ये अध्ययन कर रहे हैं। अब यहाँ ये जो सीता है या जुते हुए जो खेत है, ये जो हमें मिले हैं, इनमें इस प्रकार की रेखा हमें मिली है, आड़ी मिली है, तिरछी मिली है। इन खेत में या इस खेत में हमें दो प्रकार की फसलों के प्रमाण मिलती हैं। विश्व में एकमात्र स्थान जहाँ से एक खेत से दो फसलें ली जाती थी। तो ये जो छोटी रेखाएं हैं इस प्रकार की, ये इन रेखाओं की दूरी है 30 सेंटीमीटर, और ये जो बड़ी रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी है 90 सेंटीमीटर या 190 सेंटीमीटर। छोटी जो रेखाएं हैं इनमें बीजा जाता था चना, और ये जो बड़ी रेखाएं हैं इनमें बीजी जाती थी सरसों। तो ये ग्रिड पद्धति से या जाल पद्धति से दो फसलें एक साथ लेने का अगर हमें कहीं प्रमाण मिलता है तो वो स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें दो फसलें एक साथ लेने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा से हमें गेहूं व जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। गेहूं व जौ के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। इसका थोड़ा रिवाइज कर ले तो उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है और राजस्थान में नेतृत्व करती है। इस सभ्यता का बड़ा ही फेमस स्थान है। कालीबंगा जो शब्द इसका अर्थ होता है बंगा। बंगा जो शब्द है काली या काले रंग की, बंगा का शब्द है काले रंग की चूड़ियां। बंगा का अर्थ है चूड़ियां, और ये बंगा शब्द है पंजाबी भाषा का। पंजाबी भाषा का बंगा शब्द है। इसका मतलब कालीबंगा का अर्थ हुआ काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज की थी 1952-53 में अमलानंद घोष ने। नदी है घग्गर नदी। अगर किनारा पूछे तो बायां किनारा उस पर अवस्थित है। 1961 में इसका उत्खनन करवाया गया था बीपी लाल व बीके थापर। वर्तमान में इसका उत्खनन शुरू है, चल रहा है। इसका उत्खनन हुआ था 1961 से 1969, और कई जगह ये भी बताया गया 1961 से 1965। तो इसका उत्खनन चल रहा है। इसके 3 काल है। कालीबंगा सभ्यता को 3 कालों में बांटा गया है। प्राक है, उसके बाद विकसित कालीबंगा, उसके बाद प्रवर्ती कालीबंगा है। इसका जो समय बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके अंतर्गत तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राक सिंधु सभ्यता का समय 3200 से 2600 ईसा पूर्व है। विकसित का 2500 से 1800 ईसा पूर्व है, और प्रवर्ती का 1700 से 1300। ये जो समय है ये NCERT का समय है। यहाँ हम प्राक सभ्यता कालीबंगा की बात करें, इसका जो समय रहता है वो रहता है 2920 से 2550। प्राक सभ्यता में हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। विश्व में एकमात्र स्थान, यहाँ से खुदाई में एक ऐसी दीवार मिली है। यहाँ से जब खुदाई चल रही थी तो वहाँ से एक ऐसी दीवार मिली है जिसमें अलग अलग जगह से दरार आई हुई मिली है। तो पुरातत्वविदों के अनुसार यह घोषित किया गया था कि यहाँ भूकंप के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई होगी। तो भूकंप के जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो कालीबंगा से मिलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार RPSC ने पूछा है। राजस्थान की एक संस्था जिसने क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, और राजस्थान के जितने भी कंपटीशन है, भारत के कोई भी कंपटीशन जिसमें संभवतः ये क्वेश्चन घूमता रहता है कि वह कौन सी सभ्यता है जहाँ से हमें भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिलते हैं। विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य। और इस वीडियो के बाद हम एक जो लाइव वीडियो, अभी मैं कुछ दिन पहले कालीबंगा गया था तो वहाँ से एक छोटा सा क्लिप बना के लाया था।
और उसमें आप देखना कि जो स्थान आपको दिखाया गया है उस स्थान के ज़मीन से लगभग 1.5 मीटर नीचे ये जो स्थान है, ये जो खेत है, इनको सुरक्षित रखा गया है। निकट भविष्य में ये आमजन के लिए व्यवस्थित तरीके से इनको दिखाया जाएगा। दुर्ग के साक्ष्य में मिले हैं पश्चिमी और पूर्वी दुर्ग। पश्चिमी जो दुर्ग था वहाँ प्रतिष्ठित लोग रहते थे और पूर्वी दुर्ग में गरीब लोग रहते थे। और यह जो बस्ती है यह दीनहीन बस्ती है। अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ धार्मिक अनुष्ठान रहे होंगे। और ये जो पश्चिमी दुर्ग है इसके दक्षिण में हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ से हमें 7 अग्निकुंड मिलते हैं। सिंधु लिपि ये लेख भी हमें मिलते हैं। और ये जो ईंटें हैं, यहाँ हम दुर्गों की बात कर रहे थे, दुर्गों की जो ईंटें हैं 3:2:1 की मिली है, अर्थात 12 इंच लंबी है, 6 इंच चौड़ी है और 3 इंच खड़ी ईंट है। काफ़ी बड़ी मजबूत ईंटें हैं। दुर्ग जो थे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अलग होते थे। पश्चिमी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य व्यक्तियों के लिए वो होते थे। दुर्ग बनाए जाते थे कच्ची ईंटों के। अलग अलग 4 दीवारियाँ प्रत्येक दुर्ग की। कच्ची ईंटों का यहाँ प्रयोग किया जाता था। शौचालय व घरों की नालियाँ मुख्य नालियों में मिलाई जाती थी और इन नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य हमें एकमात्र स्थान है जहाँ से, कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से हमें लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिमी टीला और इसके दक्षिण में हमें 7 अग्निकुंड मिले हैं, जिसका हमने अभी जिक्र किया था। पशुओं की हड्डियाँ, एक कुआं मिला है। पश्चिमी दक्षिणी जो भाग है, पश्चिमी दुर्ग के दक्षिण में जो भाग है जहाँ से हमें ये 7 अग्निकुंड मिले हैं, इसी के पास एक टीले पर पशुओं की हड्डियाँ, अधजली हड्डियाँ मिली है कुएं में। इस कुएं को भी सुरक्षित किया गया है, उस पर एक शेड बनाया गया है, उसको सुरक्षित किया गया है। पशु बलि के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के लोग मांसाहारी थे। और यहाँ से हमें सीता मिली है, अर्थात हलकुंड की काफ़ी रेखाएं मिली है। हलकुंड की रेखाओं में एक तो 30 सेंटीमीटर दूर है और एक 90 सेंटीमीटर या 190 सेंटीमीटर की दूरी पर है। विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ एक खेत से 2 फसलें एक साथ लेने के प्रमाण अगर हमें कहीं मिलते हैं तो वो कालीबंगा है। इस खेत से हमें चना व सरसों के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद थोड़ा आगे देख लेते हैं। जी, कालीबंगा। कालीबंगा जो स्थान है यहाँ से हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली है जो अन्य सभ्यताओं से समानता रखती है। जैसे हम बात करें, जैसे एक मेसोपोटामिया की यहाँ हमें मोहर मिलती है। मेसोपोटामिया जिसे वर्तमान में इराक कहा जाता है, मेसोपोटामिया कहा जाता है इराक को। यहाँ जो सबसे ज़्यादा मोहरें चलती थी वो थी बेलनाकार, और ये बेलनाकार मोहर हमें कालीबंगा से मिली है। इसका मतलब कालीबंगा का व्यापारिक संबंध रहा होगा या इसके साथ किसी न किसी प्रकार का संबंध रहा होगा। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है। यहाँ से हमें बेलनाकार तंदूर भी मिले हैं। कालीबंगा से बेलनाकार तंदूर भी मिले हैं जो ज़मीन के ऊपर भी स्थापित है और ज़मीन के अंदर भी स्थापित है। यहाँ से हमें एक पंख फैलाए बगुले की आकृति भी मिली है। पंख फैलाए बगुले की आकृति, पंख फैलाए बगुले की आकृति भी यहाँ से हमें मिली है। इसके अलावा एक हमें यहाँ कच्ची ईंट मिली है, काफ़ी बड़ी ईंट है, संग्रहालय में रखी हुई है। कच्ची ईंट मिली है। कच्ची ईंट पर हमें, कच्ची ईंट, इस पर बिल्ली के पीछे या बिल्ली के पंजे का निशान है। बिल्ली के पीछे
या बिल्ली का एक पंजे का निशान है, उस पंजे के निशान के पीछे कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। कुत्ते के पंजे का निशान भी हमें यहाँ से मिला है। यहाँ से हमें ऐसी 2 मरण पट्टिकाएं मिली हैं बीबी लाल को, जो उत्खनन करता थे। बीबी लाल इन्हें यहाँ से मरण पट्टिकाएं मिली हैं, मिट्टी की पट्टिका मिली है जिन पर सींग वाले देवता का चित्रण है। सींग वाले देवता का चित्र मिला है। यहां से हमें आधार युक्त शिवलिंग या लिंग मिला है। यहां से हमें आधार युक्त लिंग मिला है। आधार युक्त लिंग मिला है। यहां से मातर देवी की मूर्ति नहीं मिलती। मातर देवी की मूर्ति नहीं मिलती। कपास के प्रमाण मिलते हैं। यहां से हमें कपास के प्रमाण मिलते हैं। एक बालक की खोपड़ी मिली है। बालक की खोपड़ी मिली है जिस पर 6 छेद है, जिसमें 6 छेद है। इसका मतलब कपाल क्रिया से किसी बीमारी का निदान करते रहे होंगे। तो यहाँ एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है। इसके अलावा हमें यहाँ से ऊंट की हड्डियाँ भी मिली है। ऊंट की हड्डियाँ मिली है। इसके अलावा एक वर्षभ की मूर्ति, वर्षभ की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। इसके अलावा यहाँ से हमें कुत्ते के साक्ष्य भी मिले हैं। कुत्ते के साक्ष्य, बैल की मूर्ति मिली गई, कुत्ते के साक्ष्य भी यहाँ से हमें मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें दक्षिण भाग में पश्चिमी टीले के या पश्चिमी टीले पर, पश्चिम जो टीला हमें मिला है, पश्चिमी टीले पर कब्रगाह मिला है। कब्रगाह या शमशान घाट मिला है। कब्रगाह मिला है। और यहाँ की जो कब्रें थी, यहाँ की जो कब्रें बताई गई है वो बताई गई है अंडाकार। कब्रें बताई गई है अंडाकार। तो यहाँ लिख लेते हैं, बिल्ली के पंजे के साथ कुत्ते का पंजा। कच्चे ईंट पर चलो। पश्चिमी टीले पर हमें कब्रगाह मिला है और कब्रगाह में जो मनुष्यों को या मनुष्यों को मरने के बाद दफनाया जाता था तो वो लेटाकर दफनाया जाता था। यहाँ मनुष्यों को लेटाकर दफनाया जाता था। यहाँ से हमें जो समाधान प्रक्रिया मिली है, समाधान प्रक्रिया वो 3 प्रकार की मिलती है। कालीबंगा से समाधान की जो प्रक्रिया मिलती है वो 3 प्रकार की मिलती है। कौन कौन सी है? एक तो है पूर्ण समाधिकरण, दूसरा है आंशिक समाधिकरण और तीसरा है शवदाह। ये 3 प्रकार की हमें समाधान की प्रक्रिया मिली है। जो पूर्ण समाधान है, पूर्ण या समाधिकरण है, इसमें किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती थी तो उस व्यक्ति को जमीन में पूरी तरह से दफना दिया जाता था। ये विशेषता कालीबंगा की है। दूसरा ये आंशिक समाधान, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को जंगल में फेंक दिया जाता था। पशु पक्षी उस शव को खा लेते थे, बचे हुए जो अवशेष को जमीन में दफना देते थे। इसे कहते थे आंशिक समाधिकरण। इसके बाद है शवदाह, मनुष्य के पार्थिव शरीर को अग्नि के हवाले कर देना, यह कहलाता था शवदाह। ये 3 प्रकार की हमें यहाँ से अवशेष मिलते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव के साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दफना देते थे, जिसमें हमें तांबे के दर्पण मिले हैं और पत्थर का कंघा भी मिला है। इन वस्तुओं में हमें
एक तो तांबे का दर्पण मिला है, इन वस्तुओं में तांबे का दर्पण मिला है। इसके अलावा पत्थर का कंघा मिला है, पत्थर का कंघा भी हमें कालीबंगा से मिला है। इनके अलावा यहाँ से हमें एक तांबे की कुल्हाड़ी भी मिलती है, कालीबंगा से हमें तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। बीबी लाल ने या रंगनाथ राव ने ये बताया है कि कालीबंगा से, रंगनाथ राव ने भी यहाँ कुछ अध्ययन किया होगा, उनके अनुसार यहाँ गाय की मूर्तियां भी मिली हैं, लेकिन ये संभव नहीं है, गाय की मरण मूर्तियां। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां से ऐसी और बहुत सी चीजें मिली है, काफी सैकड़ों प्रकार की चीजें मिली हैं, जैसे मापतोल के बाट, मापतोल के पत्थर के बाट मिली हैं, पत्थर के बाट मिले हैं। इसके अलावा शवाधान कलश हमें मिला है, शवाधान कलश। और यहां से हमें एक ऐसी ईंटें मिली है, एक ऐसा फर्श मिला है या उस फर्श का प्रमाण मिला है, फर्श पर अलंकरण किया हुआ है, फर्श पर अलंकरण किया हुआ है, उस प्रकार की यहाँ हमें ईंटें मिलती है। एकमात्र स्थान है जहाँ पर फर्श पर विभिन्न प्रकार का अलंकरण किया हुआ मिलता है। अब अलंकरण किया हुआ मिलता है, काफ़ी प्रकार की ईंटें हैं, तो ये हमें यहाँ से मिली है। ये जो स्थान है कालीबंगा, कालीबंगा को राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा, राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है, तीसरी राजधानी कहा है। और ये जो कालीबंगा स्थान है भारत में सबसे बड़ा तीसरा स्थान है। इससे बड़े जो दो स्थान हैं, जिसमें एक तो है राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी ये हरियाणा में है, एक स्थान है धोलावीरा, ये गुजरात में है, और तीसरा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजस्थान में सबसे बड़ा स्थान माना गया है वो है कालीबंगा। तीसरा स्थान है कालीबंगा, ये हमें हनुमानगढ़ जिले से मिलता है। और ये जो सभ्यता है कालीबंगा, ये हनुमानगढ़ जिले में हमें मिलती है। इस सभ्यता का जो पतन हुआ था, विभिन्न शोधों के अनुसार ये बताया गया है कि घग्गर नदी में, घग्गर वर्तमान में बहती है, घग्गर में पानी सूख जाने के कारण, पानी सूख जाने के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कालीबंगा में जो हमें चीज़ें मिलती है, मेसोपोटामिया या इराक, यहाँ से हमें बेलनाकार मुहर मिली है या बेलनाकार एक मुद्रा मिली है। मेसोपोटामिया में चलने वाली मुद्रा थी बेलनाकार, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं चलती थी वो होती थी वर्गाकार। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं चलती थी वो होती थी वर्गाकार, मेसोपोटामिया में चलने वाली थी बेलनाकार। यहाँ से हमें बेलनाकार तंदूर भी मिली है कालीबंगा से, पंख फैलाए बगुले की आकृति भी यहाँ से मिली है, बिल्ली के पंजे के पास कुत्ते का पंजा भी मिला। इसका मतलब एक कच्ची ईंट पर यह प्रमाण है कि उस समय बिल्ली भी थी और कुत्ता भी रहा होगा। बीबी लाल ने यहाँ से 2 मरण पट्टिकाएं प्राप्त की है, और इन पट्टिकाओं के आधार पर कहा गया है, इन पट्टिकाओं के आधार पर कुछ सिंधु सभ्यता के हमें लेख मिलते हैं। आधारयुक्त लिंग भी यहाँ से मिला है, किसी पत्थर का आधार उस पर लिंग बनाया गया है। माता देवी की मूर्ति यहाँ से नहीं मिलती, माता देवी की मूर्ति यहाँ से नहीं मिलती। यहाँ से हमें कपास के प्रमाण मिलते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता वह विश्व की प्रथम सभ्यता है जहाँ से हमें कपास के प्रमाण मिलते हैं। बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हमें मिलते हैं। ऊंट की हड्डियाँ भी यहाँ से हमें मिलती है। वर्षभ की मूर्ति ये भी हमें यहाँ से मिलती है। कुत्ते के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं, कुत्ते के प्रमाण भी मिले हैं। पश्चिमी टीले पर कब्रगाह मिला है, और यहाँ पर जब मनुष्य को दफनाया जाता था तो उसे लेटाकर दफनाया जाता था पश्चिम से पूर्व दिशा में। और यहाँ एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ की जो कब्रें हैं, कालीबंगा की जो कब्रें हैं
वो मिलती है हमें अंडाकार। अंडाकार कब्र भी यहाँ से हमें मिलती है। समाधान प्रक्रिया 3 प्रकार की थी। एक था पूर्ण समाधिकरण, मनुष्य को मरने के बाद पूरी तरह से दफना दिया जाता था। दूसरा था आंशिक समाधिकरण, मनुष्य को मरने के बाद जंगलों में फेंक दिया जाता था, उसको पशु पक्षी जब खाने के बाद जो शेष बचता था उसे दफना दिया जाता था, उसे कहते थे आंशिक समाधिकरण। और तीसरा था शवदाह। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी हमें शवदाह की या समाधियों में मिली है, मनुष्य के साथ मिली है। तांबे का दर्पण मिला है, पत्थर का कंगा भी हमें मिलता है। इसके अलावा कालीबंगा से हमें तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है। गाय की मरण मूर्तियां, रंगनाथ राव ने कहा है कि यहाँ से गाय की मरण मूर्तियां भी हमें मिलती है संभवतः। मापतोल के पत्थर के बाट भी हमें यहाँ से मिले हैं। समाधान कलश भी यहाँ से मिला है, काफ़ी बड़ा कलश है। ईंट फर्श पर अलंकरण मिला है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। इसके अलावा 2 राजधानियाँ और थी, जिसमें पहली थी हड़प्पा और दूसरी थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कालीबंगा में 7 बड़े शहर हैं, जिनमें कालीबंगा भी एक शहर रहा होगा। जो 9 बड़े शहर निर्धारित किए हैं, जिनमें हड़प्पा सभ्यता में 9 बड़े शहर निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कालीबंगा भी एक शहर रहा होगा। इसके बाद भारत में 3 बड़े स्थान हैं, जिसमें राखीगढ़ी है, धोलावीरा है, कालीबंगा है। तीसरे नंबर पर कालीबंगा है। घग्गर के पानी के सूख जाने के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। ये थी हमारी कालीबंगा सभ्यता। इसके बाद हम राजस्थान की अन्य जो सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।